Starting with chapter number 7 of Indian economic development, that is environment and sustainable development. अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब क्या? एनवायरनमेंट मतलब इट रेफर्स टू व्हाट प्लैनेटरी इनहेरिटेंस और सारे बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक एलिमेंट्स. बायोटिक यानी कि लिविंग और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग. तो पूरा प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड इट्स ऑल एलिमेंट्स वेदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक उसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट जो तुम अपने आसपास की चीज है, बेसिकली एनवायरनमेंट तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, जो तुमको देता है, वो है सारे रिसोर्सेस. और वो रिसोर्सेस जो शायद तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. तो द फर्स्ट फंक्शन दैट एनवायरनमेंट परफॉर्म्स इज इट प्रोवाइड्स यू विथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल यानी जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल. और नॉन रिन्यूएबल यानी क्या? नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, मेनली फॉसिल फ्यूल्स. ओके, कोल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे. ओके, लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसपे आज की तारीख में एम्फिसाइज किया जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इट सस्टेन्स लाइफ. ठीक है, इट सस्टेन्स लाइफ मतलब इट प्रोवाइड्स यू विद द बेसिक नेसेसिटीज जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. थर्ड इज इट एसिमुलेट्स वेस्ट. जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसको सारा एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? एनवायरनमेंट. बेटा, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो या कंजम्पशन एक्टिविटी हो, अगर तुम्हारे मेरे जैसे लोग हैं तो हम पूरे टाइम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं. ओके, और वो पूरा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? एनवायरनमेंट. एंड लास्टली, एस्थेटिक फीचर्स. व्हाट आर द एस्थेटिक फीचर्स? मतलब एनवायरनमेंट, जो ब्यूटी है ऑफ एनवायरनमेंट, जो भी तुम वेकेशन पे जाते हो, तुम बेसिकली एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने ही जाते हो. ओके, यू वांट टू वॉच, व्यू एनवायरनमेंट, ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट. वो एस्थेटिक फीचर की वजह से शायद इट कंट्रीब्यूट्स टू योर हैप्पी लिविंग या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, दैट इज द फोर्थ फंक्शन दैट एनवायरनमेंट परफॉर्म्स. Now coming on to next thing, that is environmental crisis. Environmental crisis होती क्या है? Very important terminology CBSE एग्जाम में पूछी जा सकती है. Environmental crisis समझने के लिए दो important terms समझना जरूरी है. One is carrying capacity, another one is absorptive capacity. Carrying capacity क्या होती है? कि आप अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जिस स्पीड से कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में आप रिसोर्स रीजनरेशन ज्यादा स्पीड में कर रहे हो. मतलब यार, जितना स्पीड से तुम ट्रीज को काट रहे हो उतना स्पीड से लगाओ भी तो सही. ओके, तो जिस स्पीड से आप रिसोर्स को यूज करते हो उससे ज्यादा स्पीड से आपको रीजनरेशन की प्रोविजन करनी चाहिए. दैट इज बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट रेफर्स टू व्हाट? स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन व्हाट? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड रिसोर्स रीजनरेशन. अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. ना, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है कि वेस्ट एक्यूमुलेशन जो है वो इतना होना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट उसे एब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है, एसिमुलेट कर पाए. ठीक है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी यानी एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट. अब एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होगी? एनवायरमेंटल क्राइसिस वो सिचुएशन होती है जब आपका रिसोर्स रीजनरेशन कम है और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन फुल स्पीड में चल रहा है, या फिर आपका वेस्ट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से हो रहा है ज्यादा. ठीक है, so it refers to when carrying capacity of the environment is what? Challenged through excessive waste generation or waste generation, sorry, waste generation नहीं होना चाहिए, resource generation, और waste generation exceeds the absorptive capacity of the environment. ठीक है, इसमें रिसोर्स वाला पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन रिसोर्स वाला भी आना चाहिए. जब आपका रिसोर्स रीजनरेशन इज लेस देन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, तो उसे भी कहा जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस. दोनों सिचुएशन जब चैलेंज होगी ना, तब एनवायरमेंटल क्राइसिस आती है. नाउ मूविंग फर्दर, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. यार, क्या कारण है जिसकी वजह से क्राइसिस हो रही है? पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट,
हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, ये सारे डेफिनेटली कॉजेज हैं ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो पहला कॉज है एनवायरमेंटल क्राइसिस का, जल्दी आओ, पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट होगा। हम लोग जितने ज्यादा उतना ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा कारण है पावर्टी। पावर्टी क्यों रीजन होता है यार एनवायरमेंटल क्राइसिस का? बेटा क्योंकि अगर पर्सन के पास प्रॉपर मतलब यार प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है, भले ही वो सैनिटेशन की हो, भले ही वो कुकिंग की हो। आप वुड यूज कर रहे हो कुकिंग पर्पसेस के लिए, आप वुड बर्न कर रहे हो हीट जनरेट करने के लिए, या फिर आप कहीं ना कहीं सैनिटेशन के लिए इम्प्रॉपर यूसेज कर रहे हो, तो यू डू नॉट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इन द कंट्री। हालांकि इवेंचुअली अपन एक टर्म देखेंगे, डिकोटोमी, जिसका मतलब ही होता है इट इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, एट अ कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन, जहाँ पे ना सिर्फ पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, लेकिन जो रिच है, एफ्लुएंट है, जो अपना सब कुछ कर सकते हैं खुद से, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? थर्ड रीजन एनवायरमेंटल क्राइसिस का, अर्बनाइजेशन। लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब्स। इसकी वजह से वुड कटिंग हो रहा है, ट्रीज काटे जा रहे हैं, या फिर कंजेशन हो रहा है अर्बन एरिया में, जिसकी वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम और बढ़ रही है। फोर्थ रीजन क्या है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अगर आप ये सारी चीजें केमिकल्स यूज कर रहे हो इन योर सॉइल, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड विल क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूज ऑफ व्हीकल्स, ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एज आई सेड यू राइट नाउ, एयर पोल्यूशन में ये दो चीजें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। सिक्स रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ते ही जा रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। A consistent rise in the global temperature owing to what? Emission of greenhouse gases. That is known as global warming. अर्थ का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है पास्ट सेंचुरी में? अप्रोक्सीमेटली 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेनली क्यों होता है? क्योंकि CO2 एंड CH का कंसेंट्रेशन बढ़ते ही जा रहा है। CO2 यानी, और CH मीथेन। ठीक है, CH4 इज मीथेन। 31% से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है ऑफ CO2, एंड मीथेन का कितने से बढ़ा है? 149% से। ठीक है, अगर ये डेटा नोट्स में मेंशन नहीं है तो लिख सकते हो। नाउ मेजर कॉजेस में आता है सबसे पहला बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी जितना ज्यादा कोल बर्न होगा, फॉसिल फ्यूल्स आपने यूज किया है, यानी कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, इसलिए आज की तारीख में ईवी प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज अगर नहीं है तो आपका CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं अवेलेबल। डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन थर्ड, व्हाट इज दैट? इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन। जितना ज्यादा कैटल्स होंगी उतना ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, और ओवर ग्रेजिंग हो रहा है मतलब तुम समझ रहे हो, कहीं ना कहीं डेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट ओवर ग्रेजिंग। ओके, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर ग्रोइंग टू बी वीगन नाउ। अरे बेटे, इट्स ऑल कनेक्टेड। यू आर अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट इनडायरेक्टली। एम आई क्लियर? ठीक है। अ, अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों इतना बड़ा इशू है ग्लोबल वार्मिंग? पहला प्रॉब्लम, मेल्टिंग ऑफ आइस। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्स पे आइस मेल्ट होना चालू हो जाएगा। इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू फ्लडिंग। और क्या होएगा? नेचुरल डिजास्टर्स। आई टोल्ड यू, बहुत सारे डिजास्टर्स, हरिकेन्स, फ्लड, सुनामीज आएंगी। ओके। देन नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्रॉपर टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। अगर आप उनको वो नहीं दे रहे हो और वार्मिंग बढ़ते जा रही है, तो
एनिमल्स क्या, हम जैसे लोग का भी लाइफ डेंजर में ही है। ओके, बियॉन्ड द टेम्परेचर इवन वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एम आई क्लियर? ठीक है। देन इफेक्ट ऑन सीजन्स, क्लाइमेट चेंज तो तुम देख ही रहे हो, हर सीजन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लग गया है। एवरी सीजन स्टार्ट्स लेट एंड्स लेट, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल राइज इन द टेम्परेचर। देन उसके अलावा डिजीजेस, चिकनगुनिया, मलेरिया, अगर गर्मी बढ़ती जाएगी किसी भी इकोनॉमी में, फिर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू सो मेनी डिजीजेस। फाइन। अब आ जाते हैं इसके लिए किया क्या है। तो देयर हैज बीन अ क्योटो प्रोटोकॉल विच हैज बीन साइन, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने साइन किया था यूएन कॉन्फ्रेंस में इन क्योटो इन 1997। ये क्या कर रहा है? ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली बाय इंडस्ट्रियल फर्म्स, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। एम आई क्लियर? ठीक है। Moving further to next big problem of environment, that is ozone depletion. Ozone depletion is another big problem. Stratosphere में जो ओजोन है उसका concentration अगर कम होते जा रहा है तो that is known as ozone depletion. Now why is it a problem? क्यों इतना बड़ा problem है ये अगर ओजोन deplete हो रही है तो? Because it can cause skin diseases and skin cancer in humans. It can affect terrestrial plants and it can affect aquatic life, phytoplanktons. Am I clear? ठीक है। और ये क्यों होता है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई इज ओजोन डिप्लीटिंग? दो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होता है? एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स में, सीएफसी लिखा हुआ है उसमें। एंड बीएफसी यानी ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है। इन दोनों की वजह से ये होता है, इसके इफेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है, उसको क्या बोला है? मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में साइन हुआ था, जिसमें सीएफसी का कंसेंट्रेशन रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था टिल 2013। प्रोडक्शन कंजम्पशन सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टिल 2013। बोला जाता है इससे ओजोन रिकवरी हुई है। अब कितना सही है फैक्चुअली, ये किसी को नहीं पता। एम आई क्लियर? ऐसा बोला जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमारी कंट्री के एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक सॉइल विच इज इन डेक्कन प्लेटू विच इज मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि हमारी कंट्री में वी हैव गॉट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है। देन नेक्स्ट, आयरन रिजर्व का यार तुम्हारे नोट्स में परसेंटेज करेक्ट कर लो। हमारे पास कितना आयरन ओर है? दैट इज 8%। वर्ल्ड का 8% आयरन ओर, उसमें शायद 20 देके रखा है। जस्ट चेक एनवायरमेंट इन इंडिया, टेल मी द पेज नंबर ऑफ योर नोट्स यार। 124, प्लीज मेक द करेक्शन। इट इज 8%। ठीक है। वर्ल्ड का 8% आयरन हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास बॉक्साइट, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के भी रिजर्व्स हैं। डिकोटॉमी मैंने अभी तुम्हें बताया ही था। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। बोला जाता है पावर्टी स्ट्रिकन लोगों की वजह से प्रॉब्लम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफ्लुएंट लोग भी एनवायरमेंट क्राइसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? पावर्टी स्ट्रिकन लोगों के पास तो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। या तो वुड कट करके, एयर पोल्यूशन करके, सैनिटेशन प्रॉपर यूज नहीं कर रहे तो आप लैंड को पोल्यूट कर रहे हो। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके पास है रिसोर्सेस, वो, क्योंकि अब इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म में एंटर हो चुके हैं कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ही उन लोगों के लिए चल रहा है टू सेटिस्फाई दोस पीपल। ओके। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नाउ सो मच इनटू लग्जरी दैट दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द एनवायरमेंट। ओके। एंड दैट इज व्हाई दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट? एनवायरमेंटल क्राइसिस। इट्स अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जहां पे एफ्लुएंट लोग, बेटा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, आ चुका है मतलब। ओके। और उसमें तुमको बताना पड़ेगा कि एफ्लुएंट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन कैसे करते हैं। तो एफ्लुएंट कैसे कर रहे हैं? बिकॉज देयर डिमांड फॉर लग्जरीज आर इंक्रीजिंग, कंज्यूमरिज्म बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का अलग अलग एस्पेक्ट कवर किया है, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है। सबसे पहले इसमें आता है लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड ड्यू टू व्हाट?
आपने अगर प्रॉपर यूज नहीं किया है ऑफ दैट लैंड, तो इट विल रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी, और उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारी कंट्री में 18% जनता है पूरी वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 20%। 20% तो आप लाइव स्टॉक भी लेके बैठे हुए हो। हर एरिया कितना है आपके पास? केवल 2.5% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है आपके पास, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो तुम भीड़ देखते हो, जो तुम कंजेशन देख रहे हो, जो तुम पोल्यूशन देख रहे हो, वो होगा ही, क्योंकि आप वर्ल्ड का 20% लाइफ स्टॉक, 18% है ना, क्लोज टू 20% जनता ही है हमारे पास। वी आर एट द टॉप इन पॉपुलेशन। और सिर्फ 2.5% एरिया में समेट के रखा है हमने इतने सारे लाइफ स्टॉक और जनता को। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एनवायरमेंट। ओके, अब रीजंस क्या क्या है? एक्सेसिव वॉच, ग्रेजिंग, कैटल्स है, लाइफ स्टॉक है, तो ग्रेजिंग ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट खराब होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, आप रेकलेस कटिंग कर रहे हो ट्रीज की अपने यूजेस के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन ढंग से नहीं चल रहा है, पोल्यूशन का एक और कारण। एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, आप एग्रीकल्चर में अगर केमिकल्स यूज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रॉब्लम इन एनवायरमेंट। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेंट्स मिक्स हो गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिक्स हो गए हैं अगर आपकी एयर में, ठीक है। वेरी मच रिलेटेबल टॉपिक राइट नाउ टू यू, AQI स्पेशली इन मेट्रोज लाइक दिल्ली। ओके, अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, ठीक है। एयर पोल्यूशन मतलब ऐसी पॉइजनस गैसेस आपने मिक्स कर दी हैं एयर में, जिसकी वजह से इट इज कॉजिंग सो मेनी इश्यूज। मैंने तुम्हें बताया है दो सबसे बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला है वेहिकुलर एमिशन। आपका जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो ना, इसमें आप पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारी कंट्री में अगर तुम देखोगे तो पहले 3 लाख व्हीकल्स थे, जो बढ़ के हो गए कितने, 34 करोड़। 85% ऑफ द व्हीकल्स आर प्राइवेटली ओन्ड। जैसी हमारी कंट्री की सिचुएशन है, प्राइवेट व्हीकल्स शुड बी बैंड, ओके, मतलब स्पेशली इन मेट्रोज पब्लिक व्हीकल्स के अलावा यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू रिमेम्बर द टाइम ऑफ कोविड, कोविड के टाइम एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, बिकॉज लोगों का कम्यूटेशन बंद हो गया था, आना जाना बंद हो गया था, तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी इवन इन अ मेट्रो लाइक दिल्ली, ओके, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज वेहिकुलर एमिशन, जिसमें 85% ऑफ द व्हीकल्स आर प्राइवेटली ओन्ड। फाइन, आई थिंक ये डेटा दिया हुआ है ना तुमको। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना भी स्मोक एमिट होता है, इंडस्ट्रीज जो एमिट करती हैं, उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इसका मेन क्या फंक्शंस हैं दैट इट इज परफॉर्मिंग? Now listen, it is trying to reduce air and water pollution, ठीक है। एयर वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए आया था। उसके अलावा रिवर्स को क्लीन करने का काम भी इनका है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो सिचुएशन ऑफ पोल्यूशन, वो भी इन्हीं की है। डेटा कलेक्ट करना, डेटा पब्लिश करना, ये सब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है। इनफैक्ट टाइम टू टाइम चेक करना कि जो रूल्स इनने सेटअप किए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सारा काम इनका ही होता है, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस दैट दे नीड टू परफॉर्म। आई थिंक मैंने कवर कर ही लिया है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन 4 कारणों की वजह से होता है। अगेन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन दी वाटर। पहला रीजन है क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना ज्यादा जनरेट होगा, अगर आपने वाटर बॉडीज में थ्रो कर दिया है, इट इज गोइंग टू पोल्यूट योर वाटर। सेकेंडली, डोमेस्टिक सीवेज, हमारे जैसे लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू वाटर पोल्यूशन। थर्ड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रो में भी जो भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो सारे वाटर में रन होके चले जाते हैं। थर्ड रीजन, ओके। अनफॉर्चुनेटली वी कॉल आवर वाटर बॉडीज एज मदर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी से ना, गंगा यमुना, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड वंस, ठीक है। We need to take care and we need to respect this thing कि we need to keep our water bodies clean. Otherwise 2030 would be a very difficult time. 2030 में ही water crisis start हो जाएगी, okay, ऐसा बोला जाता है, right? So if we don't keep our water resources clean, we'll soon be in crisis. Thermal power plants, यानी क्या?
बेटा कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ पोल्यूशन अगेन, ये सारा इनका भी वेस्ट कहाँ चला जाता है? वाटर बॉडीज में। फोर्थ रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर मल्टीपल स्पीशीज है आपकी कंट्री में या वर्ल्ड में और उनका लॉस होते जा रहा है बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस या योर एडवर्स एक्टिविटीज, तो उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब ओके, इसके रीजन देके रखे हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, फिर लैंड डिग्रेडेशन, इसके कुछ कारण हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से यार आप फॉरेस्ट भी कट कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन योर कंट्री। सेम डेटा यार बेटा, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हमारे पास और 8% ऑफ द फ्लोरल एंड फोनल डाइवर्सिटी है। देन 2% ऑफ द वाइल्ड मैमल्स, 3% बर्ड्स एंड 19% ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, ये तो कुछ डेटा है, याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रख सको तो भी ठीक है। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द लास्ट थिंग, आई थिंक आई हैव मेड यू राइट दैट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जितना भी वेस्ट जनरेट होता है हमारी कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली उतना तो इकट्ठा भी नहीं होता है। ओके, और जितना इकट्ठा होता है उसमें से पूरा ट्रीट ही नहीं होता है और ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है। अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, फाइन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ये पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो, अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड, लिखो लिखो, एंड अर्बनाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नोट्स में नहीं है, मैंने अलग से लिखवाया था, लिखो लिखवाया था ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब किस तरह से आप अपने वेस्ट को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, इट इट इज मेनली बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स। ठीक है, फिर डेटा देके रखा है तुमको, 64 से लेके 72 मिलियन टन्स, क्या है ये? वेस्ट जो इंक्रीज होने वाला है टू 125 मिलियन टन्स। हमारी कंट्री में कितना वेस्ट है? 64 टू 72 मिलियन टन्स, दैट इज करंट डेटा, इतना जनरेट हो रहा है। लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 125 मिलियन टन्स, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। और उसके अलावा तुमको बताया है जितना भी टोटल वेस्ट जनरेट होता है उसमें से केवल 43 मिलियन टन, 64 से 72 मिलियन टन तो जनरेट हो रहा है, 43 मिलियन टन कलेक्ट होता है और उसमें भी 12 मिलियन टन ही ट्रीट होता है। मतलब बाकी बचा हुआ 31 मिलियन टन अनट्रीटेड ही आप फेंक देते हो। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, that is one more reason for environmental crisis. Moving further, sustainable development, last topic of this chapter. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आप इस तरह से डेवलपमेंट करो आपकी इकोनॉमी में कि ना सिर्फ प्रेजेंट नीड्स फुलफिल हो पाए बट फ्यूचर नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, यू शुड थिंक फॉर फ्यूचर ऑल्सो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इट एम्स to raise the quality of life of present generation without affecting the quality of life of future generations. अब इसके लिए क्या? Reliance on non-conventional sources of energy. Non-conventional, बेटा conventional source क्या है? कोल, ऑयल, पेट्रोल। कन्वेंशनल यानी पुराने, यही चलते आ रहे हैं। अब नॉन कन्वेंशनल क्या हो जाएगा? सोलर, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब सोर्सेस को डेवलप करो यार, जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीजें भी रन कर पाओ। ठीक है, सोलर पैनल्स अभी बहुत पॉपुलरली चल रहे हैं कि आप घर पे अगर लगाओगे
ठीक है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर द सेम, राइट। एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में एलपीजी यूज करो एंड रूरल में गोबर गैस यूज करो रादर देन वुड। ठीक है, क्लीनर फ्यूल यूज करने की तरफ प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि पोल्यूशन हो कम। ओके, सीएनजी यूज करो इन अर्बन एरिया। सीएनजी मेनली यूज होता है व्हीकल्स में, तो रादर देन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल इट इज बेटर टू गो फॉर सीएनजी, नेचुरल गैस। ठीक है, मिनी हाइडल प्लांट सेटअप करने चाहिए। मिनी हाइडल प्लांट यानी जो भी हिली एरिया है उनमें अगर आप टरबाइन सेटअप करते हो तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे वाटर का फ्लो अच्छा है, हाइडल प्लांट सेटअप किए जा सकते हैं उस एरिया में जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया के लिए जनरेट हो पाए, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही जाएगी कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटअप मिनी हाइडल प्लांट्स इन दोस एरियाज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। आयुर्वेदा इज वेरी आई से used since ancient times in our country. वेस्टर्न मेडिसिन भले ही आ चुकी है लेकिन आयुर्वेदा हैज इट्स हिस्ट्री सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड हमारी मेडिसिनल स्पाइसेस हर्ब्स बहुत अच्छी हैं जो ट्रीटमेंट्स देने के लिए केपेबल होती हैं। ओके, दे हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, और ये सारी चीजों को यूज करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर वेस्टर्न मेडिसिन। ठीक है बेटा, दिस पॉइंट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी लेकिन वो लिखा है वो बताया जा रहा है। ओके, थैंक यू। बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग यानी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, उसके बजाय क्या यूज करना चाहिए? बायो मेन्योर्स एंड बायो कंपोस्ट। एम आई क्लियर? इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। ओके, कंज्यूमरिज्म करके भी एक पॉइंट था कि आपको रिड्यूस करना चाहिए कंज्यूमरिज्म, यानी कि हमको बहुत ज्यादा लग्जरीज की तरफ नहीं भागना चाहिए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शूट अप हो जाएगी। एम आई क्लियर? ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर होता है।